हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए, तो आज हम लोग सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप 9th-10th का तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का, तो ये सेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप पीजीटी या टीजीटी या 6 से लेकर 8 तक का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, धीरज सीटेट एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे हम प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे, ठीक है, 9th-10th का क्लास चलता है और शाम 4 बजे 6 to 8 का क्लास चलता है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन होना होगा। अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो रात 8 बजे प्रत्येक दिन, ठीक है, वहाँ पीडीएफ भेज दिया जाता है 6 to 8 और 9th-10th का। तो अभी जो है ज़्यादा नहीं, ये आज भर, ठीक है, आज भर आपको लोग को सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, ठीक है, 40-40 नंबर का सेट होने वाला है। कल से क्या होगा कि कल से मार्केट में बुक आ चुका है। कल से जो भी आप उम्मीद करेंगे, कल या परसों से आपका जो सेट होगा वो पूरा 150 नंबर का होगा। प्लेटफॉर्म का सेट हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा शुरू से लेके लास्ट तक का वो 150 का होगा। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 2 बुक का मिक्स करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये अब आपको हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। लेकिन हाँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही होगा, इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स नहीं होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, चलिए देखिए, ये जो है सेट 4 है। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म का है, नया वाला बुक का है। ठीक है, हम आपको सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं। और अभी मार्केट में बुक नहीं आया है। जो भी है, जो अगर करवा रहे हैं नया बोलकर, वो झूठ है, सब पुराना बुक है। आज से मार्केट में बुक आना शुरू हो चुका है। कल से आप लोग का वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि सबका कॉमन होता है 40 नंबर। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर सब देखने को मिलेगा इस 40 नंबर में। ठीक है, और इसके बाद हम जो शुरू करने जा रहे हैं आपका 80 नंबर, जो 40 नंबर हिस्ट्री होगा और 40 नंबर आपका ज्योग्राफी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, उसके बारे में बताते हैं आपको। चलिए, तो हम शुरू करते हैं इतिहास से। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग बनाने का शौक है तो इधर आपका रीजनिंग भी दिया हुआ है, वो बना सकते हैं, ना तो डायरेक्ट आइए हिस्ट्री की ओर। ठीक है, चलिए, यहाँ से आपका शुरू है। यहाँ से आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है कि दूसरी शताब्दी के आसपास, ठीक है, रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर करते चलिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? ये हो जाएगा आपका रुद्र दमन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। अगर आप लोग सेट बना लिए हैं तो अपना सेट मिलाते चलिएगा। ठीक है, और जो नए जुड़े हुए हैं तो आज भर आप देख लीजिए, कल से आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। और आप भी पहले सेट बनाकर, ठीक है, आपको रात में सेट भेज दिया जाएगा, आप सेट बनाकर ही इसको आंसर मिलाएं। आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया जो हुआ था। यानी कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1907 में। ठीक है, याद रखिएगा, इस 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उस समय गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गया था। ठीक है, और 1916 में जाकर फिर गरम दल और नरम दल एक हो गया था। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या अलग होने के बीच कब हुआ था? तो 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। आइए 53 में क्या है? सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी को प्रेरणा जो था वो किससे मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके याद रखिएगा, थारों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंसर आप करते चलिए। ठीक है, आपका हम कमेंट देख रहे हैं, कौन कौन आंसर कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर करते चलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है? वह एकमात्र स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ठीक है, तो कौन सा अभिलेख है? तो याद रखिए, ब्राभु स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 में क्या है? आइए, भारत का पहला वायसराय था,
ठीक है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? चलिए पहले आप इसका आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है डलहौजी के बारे में कि जब भारत में सबसे पहली बार ट्रेन चला था मुंबई से थाने के बीच, उस समय कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। हड़प्पा नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए, लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात कर लें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1806। एक मिनट, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप लोग को। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं कि वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, आप लोग चलिए आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हो चिन मिन ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। आइए, आकाशवाणी, ठीक है, ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था, ठीक है। तो कब प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1927 में, ठीक है। कब प्रारंभ किया था? तो 1927 में। चलिए 1928 क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। तो कौन संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पीएस वत्स जो है हड़प्पा सभ्यता से संस्कृति से अध्ययन के संबंध में नहीं रखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर को देखते हैं। आइए, बुद्ध को, ठीक है, प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? अब प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोध गया में। कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। चलिए दोस्तों, अगर आप सिक्स लेके 12 तक का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप 6 to 8 का विद्यार्थी हैं, चाहे आप 9-10 का है, या आप 11-12 का है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है, चारों विषय सोशल साइंस का, तो आपके लिए हम एक बहुत अच्छा ही बुक लेकर आए हैं, ठीक है। ये जो है इसका पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका खासियत क्या है हम आपको बता दें। देखिए इस PDF में आपको पूरा का पूरा, ठीक है, 9th क्लास से लेकर 12th तक क्लास तक, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज MCQ दिया हुआ है। प्रत्येक चैप्टर से अगर हम बात करें, प्रत्येक चैप्टर से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में मिलने वाला है। ये देखिए, जैसे कि भारत जो है स्थिति एवं विस्तार, इससे इस चैप्टर से कम आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं थ्योरी सहित, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे ही आपका जो भी जैसे चैप्टर नंबर आप 2 देख लीजिए, क्या है कि संरचना एवं और उच्चवाच, इस चैप्टर से भी आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे करके आप इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव किस माध्यम में रहेगा वो आपको हम दिखा देना चाहते हैं। चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, या 9-10 का कर रहे हैं, या 11-12 का कर रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो थोड़ा सा लेवल आपको हाई रखना होगा। देखिए स्थिति एवं विस्तार यहाँ से जो शुरू हुआ है कम से कम, ठीक है, MCQ के टाइप में होगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आंसर लगा हुआ है, ठीक है। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए पहला चैप्टर में आपको कितना है? 41 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऐसे कर करके आपको हर चैप्टर का, चाहे 9th का लीजिए या 10th का लीजिए, 11th का लीजिए या 12th का लीजिए, पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है MCQ के टाइप में। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए NCERT जरूरी है, तो आप NCERT का भी PDF मेरे पास मिल जाएगा, आप वो भी ले सकते हैं। तो PDF लेने के लिए क्या करना होगा आपको? तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9142 650 549। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और आपको कुछ एक कोर्स का पैड जो होता है उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको PDF भेज दिया जाएगा 9 to 12 तक का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं TGT PGT के लिए, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये PDF, ठीक है। ये SCERT पे, ठीक है, पूरा का पूरा ये जो है आपको SCERT पे आधारित होगा। जो आप PDF लीजिएगा वो SCERT पे पूरा 100% आपका आधारित होगा, कहीं से कोई फैक्ट इधर उधर से नहीं घुसाया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान
प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का? तो इसका हो जाएगा आपका सातवाहन शासकों के मतलब के दौरान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में क्या है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ठीक है, तो हर्षवर्धन जो था वो अपनी धार्मिक सभा जो था वो कहाँ किया करता था? तो याद रखिएगा प्रयाग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। क्या है 62 में क्वेश्चन कि महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पल्लवों का। आप आंसर करते करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। 64 में क्या है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या बहलोल लोदी था, कि इब्राहिम लोदी, कि दौलत खां लोदी या सिकंदर लोदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म को शुरू करने वाला शासक कौन था? तो याद रखिएगा कौन था? तो अकबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? ठीक है, तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी जस्ट जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ठीक है, तो कलकत्ता में जो दुर्ग निर्मित है उसका नाम क्या है? चलिए तो 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पे स्थापित की थी? तो 68 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरत में। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 में क्या है? निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? ठीक है, तो कौन सा अधिनियम था? ये सबको पता होगा। ठीक है, तो मैकालेज मिनट लिखा हुआ था, ये गलत है थोड़ा सा। 1835 का लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अधिनियम था आपका 1835 का अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आप पढ़े थे सेकंड नंबर पे 1907 में जो आंसर हुआ था। ठीक है, 1907 में उसमें क्या हुआ था कि गरम दल नरम दल अलग हो चुका था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्यों चलते हैं। 71 में क्या है? वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी वो कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड डफरिन जो था इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1884 से लेकर, एक मिनट, ठीक है, लॉर्ड डफरिन का अगर शासनकाल की हम बात करें तो इसका कब से कब तक था? तो 1800, ठीक है, 84 से लेकर 1888 तक। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। अगर वहीं हम मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो प्रथम, हम प्रथम की बात कर रहे हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय अलग था। ठीक है, तो ये कब से कब तक था? तो 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। ठीक है, चलिए अगर वहीं हम रिपन की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रिपन कब से कब तक था? तो 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू
किस समय तक, ठीक है, प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो 1964 तक वो प्रधानमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को चलते हैं। 73 में क्या है कि अमर, ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जन गण मन अगर बोलता तो उसका कौन हो जाता? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को चलते हैं। 74 में क्या है कि चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लेटो हो जाएगा, मैकियावेली और हर्बर्ट संस्पेयर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्यों चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करना होगा। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में, ठीक है, मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया था? तो किस युद्ध में नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप किस युद्ध में पूछ रहा नहीं किया गया था, यहाँ पे आपको फोकस करना होगा, नहीं पूछ रहा है ना। तो देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, टिप्पू सुल्तान और मराठा, तो आपको भी पता होगा पानीपत का द्वितीय इसमें टिप्पू सुल्तान नहीं था। ठीक है, तो किस इसमें नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आइए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपसे जब पूछे कि, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की पहली, ठीक है, महिला अध्यक्ष कौन थी, जब ये पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट लगा दे कि कांग्रेस की पहली, यहाँ पे लिख दे भारतीय, देखिए क्वेश्चन सब वही है, थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, हम भारतीय लगा दिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर पलट जाएगा, जब भारतीय पूछेगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा इसका राइट आंसर, जब भारतीय पूछे तब। लेकिन यहाँ आपसे भारतीय नहीं पूछ रहा तो क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट ये कहाँ की रहने वाली थी? तो याद रखिएगा ये आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के देश से लिया गया है। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 में क्या है? 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसी दिन, किस दिन? 9 अगस्त के दिन, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चीज़ शुरू हुआ था? समझ में आया बात को? 9 अगस्त के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो 9 अगस्त का दिन और क्या हुआ था वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 77 का। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काकोरी गाड़ी की लूट। ये कब हुआ था? यही भी आपका 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन, ठीक है, किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 में क्या है कि भारत में किस शहर या नगर में मोहम्मद अली जिना के नाम का मीनार है? ठीक है, तो कहाँ पे है? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यानी कि गुंटूर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 में क्या है? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? ठीक है, तो अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को चलते हैं। 81 में क्या है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, 1932 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को चलते हैं। 82 में क्या है? आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1885 में। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 28, इसका स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 को। ठीक है, सॉरी 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या है, आइए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 261 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व में आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। 85 में क्या है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो गुप्त संवत को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा, क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा चंद्रगुप्त प्रथम होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आइए, एलोरा में, ठीक है, सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ठीक है, चलिए, तो किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। देखिए अभी तक इतने लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो लाइक करने में क्या जाता है, थोड़ा सा आप लाइक कर सकते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल से अभी भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जाता है। प्रत्येक दिन रात 8 बजे आपको इस वीडियो का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप पीडीएफ बनाकर, ठीक है, रात में पीडीएफ बना लीजिए और दिन में 10 बजे आप 9-10 का क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आप 6 to 8 का भी फॉर्म भरे हैं तो उसका क्लास 4 बजे से चलता है, आप वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नालंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, आइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारिक चिकित्सालय की स्थापना की? ठीक है, तो ये सब किसने किया था? तो ये सब करने वाला कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। 90 में क्या है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ठीक है, तो कोहिनूर हीरा जो था वो किस खान से निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का? ये हो जाएगा आपका गोलकुंडा। ठीक है, कहाँ से निकाला गया था? तो गोलकुंडा से निकाला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है, जो वास्को डिगामा 1498 में भारत आए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं, सॉरी 92 की ओर। एक मिनट, आइए, 1757 में प्लासी के युद्ध में, ठीक है, सिराजु उदौला के साथ किसने विश्व विख्यात किया था? ठीक है, विश्वघात किया था। थोड़ा सा वहाँ पे धुंधला आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का? तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीर कासिम। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 में क्या हो जाएगा, आइए, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा है जो अन्य 3 द्वारा निर्मित समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन है? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेजन घाटी। कौन हो जाएगा? अमेजन घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। 94 में क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहनदास यानी कि महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा किसने कहा था? ठीक है, तो 94 का क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 में क्या है, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ठीक है, तो गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो 95 का आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए आप, भारतीय मिल मालिक और
गैर सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का 2। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 में क्या है? आइए, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? ठीक है, तो कब किया गया था? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 में क्या है? आइए, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? ठीक है, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CD वाडिया। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स रखा गया? ठीक है, तो किसका रखा गया था? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। 99 में क्या है? आइए, सतारा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? ठीक है, तो किसको समझा जाता है? 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को समझा जाता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो अपने मकान कैसे बनाया करते थे? तो याद रखिए, पक्की ईंटों से बनाया करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार हम लोग आज, ठीक है, यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का देखे हैं। आज हम लोग अब भूगोल का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप बनाए होंगे तो आप आंसर मिलाते चलिएगा, अगर आप नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आप आज देख लीजिए। लेकिन कल से, ठीक है, रात 8 बजे PDF अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाकर बना सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए तो भूगोल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? किस पहाड़ी, ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए, गारो, खासी, जंतिया और मिजो, तो इसमें से आपको चुनना है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो खासी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? ठीक है, तो हापुस जो है ये आम का एक प्रजाति है, इसका मूल स्थान कौन सा है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रत्नागिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53 में क्या है? चलिए, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, ठीक है, कौन सा है? तो कौन सा है? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत का किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत? ये तो आपको पता ही होगा, अपना बिहार। ठीक है, और ऐसा हो भी क्यों ना भाई, यहाँ पे इतना मतलब कि गरीबी की हालत है, वैकेंसी निकलती भी है तो अदर स्टेट वाले लेके चले जाते हैं। जितना इस बार 1 to 5 में अगर हुआ है सिलेक्शन, बिहार का मात्र 30% ही स्टूडेंट जो है 1 to 5 में, मतलब कि पूरा देखा जाए ओवरऑल, सॉरी 1 to 5 में क्यों, 1 से लेके 12 तक का जो भी हुआ था 6 to 8 को छोड़कर, तो 70% जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं बिहार में वो यूपी के हुए हैं। तो यूपी के जो सिलेक्ट हुए हैं वो तो अमीर बनेंगे तो यूपी के लिए ना बनेंगे, बिहार का क्यों बनेंगे? उनका तो बिहार से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है, बिहार इतना गरीब है प्रतिशत में क्यों है? अगर आप प्रत्येक घर में एक नौकरी वाला दे देते हैं तो क्यों आखिर रहेगा, ये भी अमीर बनेगा। चलिए खैर अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ये सब राजनीतिक की बातें अच्छी नहीं लगती हम लोग के पास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 की ओर। 55 में क्या है? देखिए 1 मिनट, आइए, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? ठीक है, तो उस नदी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा तीस्ता नदी। कौन सा नदी है? तो तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा विवाद होते रहता है। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को चलते। 56 में क्या है? सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी है। नील नदी को मिस्र का देन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। 57 में क्या है? बोलता है कि पल्सर होते हैं। ठीक है, तो पल्सर होते हैं, क्या होते हैं? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा। ठीक है, आइए
तेज से घूमने वाले तारे पल्सर क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले तारे को हम पल्सर कहते हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 में क्या है कि भारत के दूर पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना होता है? ठीक है, यानी कि पूरब से पश्चिम में, अगर शॉर्ट में देखा जाए कि भारत के पूरब से पश्चिम में समय का अंतर कितना है, तो 2 घंटे का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? चलिए, तो तूफानी चालीसा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण, ठीक है, के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तूफानी चालीसा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में क्या है? आइए, पर्वतीय ठीक स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, तो किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसमें हम सोपान कृषि करके हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में क्या है? तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुनामी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। 62 में क्या है? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? ठीक है, तो सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समुद्र के नीचे भूकंप से। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 में क्या है? किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ठीक है, तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? आइए, चलिए तो इसका हो जाएगा आपका मिट्टी, पानी और तापमान पे निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन है? ठीक है, तो सबसे तप्त ग्रह कौन है? मतलब कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? तप्त का मतलब होता है गर्म, तो गर्म ग्रह यानी कि वीनस। वीनस यानी बोले तो शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। 65 में क्या है? आइए, किस उष्ण कटिबंधीय खाद्य फसल के लिए, ठीक है, 27 डिग्री से तापक्रम एवं 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? कौन सा फसल का होता है? तो 65 का इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चलिए 66 की ओर चलते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? आइए दिखा देते हैं आपको। कहने का मतलब ग्लोब आप देखे होंगे। ठीक है, मान चलिए थोड़ा सा ग्लोब है, सॉरी इतना भी नहीं, ठीक है, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका विषुवत रेखा पार होता है, जो कि आपको उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित कर देता है। ठीक है, चलिए तो भारत जो है ना, आप देखिएगा कि हमारा भारत यहाँ पे है। ठीक है, भारत जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हमारा भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो भारत पूछ रहा है कि किस गोलार्ध में है? तो हम जानते हैं इसको हम उत्तरी बोलते हैं, इसको हम दक्षिणी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं और इसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, या इसको पश्चिम बोलते हैं। चलिए तो आप देखिए, तो भारत किस गोलार्ध में आपको दिख रहा है? तो यहाँ से लेके ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी ये जो सीन हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? ये उत्तरी हो गया, अभी आपका पूर्वी हो गया, तो हम बोल सकते हैं उत्तर पूर्व बोलेंगे। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है? भारत यहाँ पे स्थित है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर और पूर्व बोलेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। 67 में क्या है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। 68 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? ठीक है, तो किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 में क्या है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ठीक है, तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो याद रखिएगा दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या पूछ रहा है कि निम्नयुक्त जोड़ों में से किसका मेल ठीक से नहीं बैठा है? ठीक है, तो किसका मेल ठीक से नहीं बैठा है? तो लाइए
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कोयला, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? आपका राजस्थान लिखा हुआ। तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका यही सही हो जाएगा, ठीक से नहीं बैठा हुआ है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 में क्या बोला जा रहा है? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1911 से लेकर 1921 में दर्ज की गई थी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 72 में क्या है? आइए, उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ, ठीक है, थल सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ उत्तर पश्चिम में बोल रहा है, तो अब जब आप देखिएगा भारत का मैप, ठीक है, ऐसे ऐसे, एक मिनट थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। जब आप भारत का मैप देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बनाने नहीं आया, बात को समझिएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी कि ऊपर में हो गया उत्तर आपका, ठीक है, इधर आपका दक्षिण हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया, इधर आपका पूरब हो गया। तो यहाँ पे इधर का जो पोर्शन हुआ, ठीक है, यहीं पे आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हुआ, तो इसी को हम उत्तर और पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर और पश्चिम बोलते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर और पश्चिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते? 73 में क्या है? लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? ठीक है, तो चलिए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मिस्र में। ठीक है, किस देश में उगाई जाती है? तो मिस्र में। मिस्र की देन किसे कहते हैं? नील नदी को। नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्यों चलते हैं? थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा। आइए 74 में क्या है कि विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो विषुवत रेखा क्या उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा है? तो नहीं, विषुवत रेखा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को अलग करता है। ठीक है, ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं? 75 में क्या है? आइए, स्थलाकृति अंशचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? ठीक है, तो ये किसकी है जिम्मेदारी? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर में क्या है? आइए, क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो क्षौम मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। 77 में क्या है? आइए, मरुस्थलीय मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे रोका जा सकता है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अतिचारण को रोक कर, ठीक है, अतिचारण का रोककर हम मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। आइए 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं 88 नंबर। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का, ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय का होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमें चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्या बोला जा रहा है? चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो सागरों तथा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी, ठीक है, जल पट्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो जलडमरू मध्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 हो गया। 80 नंबर में क्या है? आइए, ये सब आपका 6 से लेकर 8 तक का मतलब कि चैप्टर्स लिया गया है। 6 to 8 का चैप्टर्स लिया गया है NCERT का। ठीक है, ये आपका NCERT के चैप्टर्स लिया गया है। चलिए क्या है कि समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है, सहायक होती है। तो किसकी होती है? तो 80 का मृदा संरक्षण में काम देता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 में क्या है? आइए 81 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा। देखिए, जीवमंडल से आस्य किससे है? ठीक है, तो क्या है 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 देखिए, महासागर, भूमि, मृदा और वायुमंडल सहित पृथ्वी का वह भाग जहाँ जैविक पदार्थ जीव हो।
ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, ब्रेड बास्केट क्षेत्र के साथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सर्दियों में मामूली वर्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। 83 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सा है? जिसको सबको पता होगा, अरावली पर्वत, ठीक है। ये कहाँ है? तो राजस्थान में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। 84 में क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ठीक है, तो भारत से बाहर कौन सा नदी है? तो आप सबको पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये आपका भारत के बाहर है। चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 में क्या है कि भारतीय वनस्पति संरक्षण, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का, ये हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थित है। चलिए, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या है? संयत तापमान तथा संयत वर्षा। चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खेतड़ी, ठीक है, किस राज्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, खेतड़ी जो है राजस्थान में है, ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। 88 में क्या है? जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति को। तो किसको मापती है? तो 88 राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1000 आबादी को। निम्नलिखित में से भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बेंगलुरु। चलिए, 90 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, 90 का क्या है। आइए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए, कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो कौन सा जुड़ा हुआ है? 90 का, ठीक है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। चलिए, यही फ्रांस इंग्लैंड के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में होता है? फ्रांस इंग्लैंड के बीच में। 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में होता है? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 91 में क्या है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। चलिए, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 में क्या है कि पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? तो पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह जो है उस किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमंडल। किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुमंडल के नाम से। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 में क्या है? आइए, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जलवाष्प। क्या हो जाएगा? जलवाष्प। चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 94 में क्या है? आइए, नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमनदित क्षेत्रों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। चलिए, 95 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? ठीक है, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पच्छाद मेघ। चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 96 में क्या है? सागर तट की ओर और जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, भूकंपीय सिंधु, ठीक है, या सुनामी कहते हैं। चलिए, 97 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? ठीक है, तो किस कारण से है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषण, ठीक है, के लिए रखा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। 98 में क्या है कि टर्टल पैट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? ठीक है, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा समुद्र को।
चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 का क्या हो जाएगा, आइए, भूचाल और अपकेंद्र क्या होता है। ठीक है, तो भूचाल या अपकेंद्र क्या होता है, तो 99 का देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 4 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं। कल से आप लोग का सारा सेट करवाया जाएगा 150 नंबर का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर में क्या क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका इसमें टोटल आपको 30 नंबर देखने को मिलेगा, जिसमें से 30 में से क्या होगा कि 8 नंबर आपको इंग्लिश होगा। ठीक है, 8 नंबर आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, और 22 नंबर में आपका क्या होगा, हिंदी होगा। हिंदी में आपको सारा चीज़ मिलेगा देखने को, हिंदी व्याकरण मिलेगा, हिंदी के एक दो लेखक का नाम भी होगा, गद्यांश होगा, सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज चैप्टर टेस्ट सीरीज हो जाएगा आपका 4। चलिए, तो शुरू में जो आपका मैथ है, तो मैथ का हम आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, मतलब 4 हो जाएगा। चलिए, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी। चलिए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 7 में क्या हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 8 का अगर हम बात करें, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, 9 का अगर हम बात करें, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आप लोग का जीके जीएस है, तो चलिए इसको थोड़ा देख लिया जाए। आइए, क्या है 10 में, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। ठीक है, तो कौन हो, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या है, तो सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं। 11 में क्या है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो कौन सा ऐसा प्राणी है, तो केचुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में किस भाषा के विख्यात कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया था। ठीक है, तो हो गया था, इक्यावन थे, तो 12 का कहाँ के, तो असमिया। 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13 में क्या है, आइए, जनवरी 2023 को, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, तो किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ए सबालेंका ने। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 में क्या है, भोपाल में आईएसएफ राइफल और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता। ठीक है, तो किस खिलाड़ी ने जीता था, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सरबजोत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 का देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, तो एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, तो एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशा में होता है, या एकादिशिक इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 17 में क्या है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, किस प्रकार का लवण है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा, संकर लवण है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 18 में क्या है, आइए, निम्न मतलब डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाते दिखता है। ठीक है, तो किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाते दिखता है, तो वायुमंडल का प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो उपस्थित निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर, तो 19 का हो जाएगा विकक में। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 20 में क्या है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बृहत्तम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है, तो सूर्य मुकुट किससे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। 21 में क्या है, आइए, चलिए देखिए 21 में क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, ठीक है। तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 22 में क्या है, आइए, वह वस्तुएं जिनका गंध, ठीक है, एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो, डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो 22 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ऑल्क फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 23 में क्या है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना ये नहीं है, बाकी सारा चीज़ जो है ये आपका, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। 24 में क्या है कि वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी, तो कब हुआ था, तो ये आपका 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 में क्या है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा, ठीक है, बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है, तो आपको पता होगा लोथल कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ, 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। धौलावीरा भी कहाँ है, तो गुजरात में। राजस्थान कहाँ है, तो इससे पूछा जाता है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे, जब बुद्ध जो थे गृह त्याग किए थे तो उनके गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा अल्लार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी, ठीक है। तो कब मतलब की हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, ठीक है, तो कितनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का। चलिए तो इसका हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 में क्या है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी, ठीक है। सॉरी दोस्त, शुरू में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है शायद आपको, ठीक है, वो गलती से हम 30 नंबर वाला, मतलब कि आपको हिंदी और इंग्लिश वाला दे दिए हैं, इस पे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो आपका जो क्वालिफाई पेपर था ना, क्वालिफाइंग पेपर के लिए हम बता दिए थे। चलिए तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, आइए देखते हैं। तो बोल रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित मतलब किया जाता है, तो ये आपका सही है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नामांकित किया जाता है, 12 सदस्य को राष्ट्रपति करते हैं। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में क्या है, भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 395 और 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, तो जावा गर्त जो है किसका है, तो याद रखिए हिंद महासागर का, ठीक है। मेरियाना गर्त की बात करेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 में क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रंपा मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है, तो कौन सा शीत स्थानीय पवन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिस्ट्रल, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो 4 मठ कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि कौन सा एक सल्फा औषधि है, तो कौन सा हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सिबाजोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए
39 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 39 में क्या है कि कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। ठीक है, तो कौन सा है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का आज सेट 4 खत्म हो चुका है। ठीक है, कल भर शायद आप लोग का ये चलेगा सेट 5, उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म का पूरा 150 नंबर का सेट चलाएंगे एक बार में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।